नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे अयोध्या कांड पर डीएनए वाली सियासत, क्योंकि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद दोनों आरोपी मोहित खान को बेकसूर बता रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे 10 सीटों पर दंगल, योगी की टीम स्पेशल, क्योंकि ये टीम सीएम योगी ने आगामी उपचुनाव के लिए तैयार की है। और साथ ही बात होगी वक्फ के अधिकार, कैंची चलाएगी सरकार, क्योंकि वक्फ का वक्त अब बहुत जल्द बदलने वाला है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट, आरक्षण से अराजकता तक, कैसे आरक्षण की लॉ आज पूरे बांग्लादेश में आग की तरह फैल चुकी है। और साथ ही बात शेयर बाजार में भूचाल, डूबे 10 लाख करोड़। लेकिन सबसे पहले बात सियासत के अयोध्या कांड की। पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ने इल्जाम लगाया है, तो ये डीएनए कराने की बात आज आपको कैसे याद आ रही है? आपने अपनी सरकार में डीएनए कितने करा लिए? सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त। आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। लड़के हैं तो गलती हो जाती है मानसिकता, और इस पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका जी चुप। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। अयोध्या गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, आखिर समाजवादी पार्टी आरोपी मोहित को क्यों बचा रही है। तो वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद अब भी डीएनए की मांग पर अड़िग है। यहां तक कि इस मांग को लेकर अखिलेश को अब कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। यानी एक तरफ बीजेपी आरोपी मोहित पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अब भी मोहित को पार्टी में बनाए रखना चाहती है। अब ऐसे में बुलडोजर एक्शन के बीच अयोध्या कांड पर किस तरीके से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, इसी पर आपको देखनी चाहिए हमारी खास रिपोर्ट। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। समाजवादी पार्टी जब पावर में रही है तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है। डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। अयोध्या का गैंगरेप कांड, जिसका आरोपी समाजवादी पार्टी का एक्टिव नेता है, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से है। उस पार्टी पर आरोपी मोहित को बचाने का आरोप लगा है। बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। अयोध्या कांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर वॉर हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट की मांग पर निशाना साधा जा रहा है। अयोध्या कांड में सियासी बयानबाजी के बीच जहां अवधेश प्रसाद के पास सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए। और जो भी आरोपी हो, यहाँ तक
उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है। हालांकि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अडिग हैं। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। जो गुंडेपन पे है, जो असामाजिक तत्वपन पे है, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। चूंकि अयोध्या हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश में है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि मोईद खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई? समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब तक पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिला? क्या डीएनए की मांग से इस केस को उलझाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल भले ही बीजेपी की तरफ से उठाए गए हों, लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात यूपी में होने वाले उपचुनाव की। अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के लिए अपने कमर कसनी शुरू कर दी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने स्पेशल 30 टीम के साथ बैठक की और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि सभी 10 विधानसभा में जाकर लोगों से संवाद करना है और विकास का संदेश देना है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए एक्टिव हो चुकी है। मीटिंग मंथन का दौर चल रहा है और नजर उन 10 विधानसभा सीटों पर है जिस पर भगवा लहराने की रणनीति बन रही है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की टीम तैयार की है। इन 30 मंत्रियों को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सभी मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम को भी शामिल किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल 30 टीम का गठन उपचुनाव के लिहाज से किया है। इन स्पेशल 30 में 30 मंत्रियों की ड्यूटी उपचुनाव के लिए लगाई गई है। उपचुनाव की सभी 10 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों की तैनाती हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव से सीख लेते हुए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। यहाँ तक कि सीएम योगी जिस भी मंच से जनता के नाम संदेश देते हैं वो विकास के नाम होता है। विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए
जनपद के विकास के लिए गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। तो दूसरी तरफ उपचुनाव से पहले अयोध्या गैंगरेप कांड में घिरी समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव अयोध्या की घटना को उपचुनाव से जोड़ रहे हैं और लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। यानी एक तरफ जहां सीएम योगी का फोकस विकास पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में व्यस्त हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अपने लोकसभा की जीत के मोमेंट को बनाए रखना चाहेंगे। खैर, इन सब से हटकर सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग में सबकी जिम्मेदारी तय कर चुके हैं, ताकि उपचुनाव के रास्ते 2027 की रूपरेखा तैयार की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा और इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। हालांकि संशोधन की सुगबुगाहट के बीच इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर कानूनी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर रहा है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी कि शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्त में इतने खपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ की अगर आप उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें वक्फ की, जब से वक्फ बोर्ड कायम हुए हैं तब से अमेंडमेंट होता चला आ रहा है। कांग्रेस ने कई अमेंडमेंट किए, 2013 में आपने किया, लास्ट अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने 2013 में किया। ये उसी का तो झेल रही है पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता। जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था उसमें इतनी शक्तियां दे दी उन्होंने वक्फ बोर्डों को कि वहां पर किसी को न्याय नहीं मिला और महिलाओं को कहीं कोई हक नहीं दिया, उनमें हमारी बहनों को वंचित कर दिया। जिन लोगों के वक्फ हुआ करते थे उनको वक्फ से हटाकर दूसरे लोगों को वक्फ में बैठा। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की चर्चा के बीच बेचैनी मुस्लिम नेताओं की बढ़ चुकी है। ओवैसी और नदवी जैसे नेता इस संशोधन से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने के लिए सरकार इस तरफ के कदम उठा रही है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। अनावश्यक तौर पे जिस तरह से इन्होंने किसान कानून, उनको ज़रूरत नहीं थी कि हम तुम्हारे हित में लेकर के आ रहे हैं, ज़बरदस्ती वो कानून लाए, उनको वापस लेना पड़ा, सरकार की किरकिरी हुई। और जो ड्राइवरों के ऊपर वो लेकर के आए कानून, उस पर उनको उसको रोकना पड़ा उस बिल को। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हठधर्मी नहीं चलनी चाहिए।
और अगर ये ज़बरदस्ती इस टाइप की कोई करेंगे तो यकीनन हम इनकी मुखालफत करेंगे। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को देखें तो भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। आंकड़ों के मुताबिक 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह बने हैं। दरअसल दावा है कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन दान में मिली है, लेकिन दावा ये भी है कि जिस भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है उस पर अधिकार भी जमा लेता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित ही हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद शेख हसीना ने वहां के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना से वहां के कट्टरपंथी नाराज चल रहे थे। इसकी वजह से उनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और फिर छात्र आंदोलन के रूप में उस साजिश को आगे बढ़ाया गया। पहले तो शेख हसीना ने छात्र आंदोलन पर भी सख्त रवैया अपनाया और आंदोलन में शामिल लोगों को आतंकवादी तक कह डाला। और नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश में चल रहा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में आरक्षण की कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इन दोनों फैसलों का बांग्लादेश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन बांग्लादेश में भूचाल 2 महीने पहले आया, जब जून में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गैर कानूनी बताया। इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। इक्कीस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी।
वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी तेज हो गया, क्योंकि बात अब आरक्षण खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी। छात्र संगठन और शेख हसीना सरकार आमने सामने थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकी करार दे दिया, तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकार ने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए 30% आरक्षण व्यवस्था को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची। इसके बाद से ही छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। और अब बात शेयर बाजार में भूचाल की। विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 2400 अंक की गिरावट के साथ खुला। निफ्टी में भी 500 अंक से अधिक की गिरावट आई है। दुनिया के स्टॉक मार्केट में आई गिरावट के पीछे वैसे तो कई ग्लोबल वजहें बताई जा रही है, लेकिन 4 प्रमुख वजह हैं जो इस बड़ी गिरावट के लिए जिम्मेदार बताई जा रही हैं। उनमें पहली बड़ी वजह है अमेरिका में मंदी की आशंका, जो इन दिनों काफी बढ़ गई है। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन पिछले 7 महीने में उच्चतम स्तर पर है। और तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है ईरान इसराइल के बीच जारी तनातनी। ग्लोबल बाजार को ईरान और इसराइल के बीच युद्ध की आशंका सता रही है, इसका भी असर बाजार पर दिख रहा है। और चौथी बड़ी वजह बताई जा रही है क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट, जिसकी वजह से बाजार को आशंका सता रही है कि सप्लाई में गिरावट होने से यह दबाव और बढ़ेगा। मुख्यतर जो कारण है वो है यूएस मार्केट में एक रिसेशन का फियर आना, क्योंकि जो पिछले सप्ताह जो वहाँ पे जॉबलेस की जो फिगर आई थी वो कम आई थी, तो जिसके कारण ये एक डर है कि इकोनॉमी में पूरा जॉब की ग्रोथ नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जापान में जो है येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल हो रहा है। अब तीसरा अभी जो कारण बन रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो हो सकता है कुछ एक ऐसे बादल गिर रहे हैं कि लगता है कि युद्ध की स्तर की एक कार्यवाही हो जाए, तो इन सबको लेकर के और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।